हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सिक्योरिटीज़ लॉ के अमेंडमेंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस पार्ट में मैं आपको पहले नंबर वन बताऊंगा कि इस अटेम्प्ट के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्यूमुलेटिव सप्लीमेंट्स देते आई है। पिछले अटेम्प्ट के भी अमेंडमेंट मिला के क्यूमुलेटिव लेवल पे अमेंडमेंट्स देती है इंस्टीट्यूट। तो नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ बच्चे देख के डर भी गए हैं कि क्या सर इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं फॉर जून 24 एग्जाम्स। तो यस, एप्लीकेबल तो सारे हैं। ये भी मैं डाउट पहले ही क्लियर कर दूं, क्या सारे एप्लीकेबल हैं? यस सर, सारे के सारे एप्लीकेबल है। इसीलिए क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट्स आपको दिए गए। मतलब इंस्टीट्यूट चाहे तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। यस, इसमें से इंस्टीट्यूट चाहे जो चाहे पूछ सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, उफ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम क्योंकि 6-6 महीने के अमेंडमेंट्स पढ़ाते आए हैं, तो इसमें से जो लास्ट 6 मंथ्स हैं, मतलब जो 1 जून 23 से लेके 30 नवंबर 23 तक हैं, ये लास्ट 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स हमने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। उसके पहले के तो मैं हर 6-6 महीने में पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके, आए ख्याल में। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं कि अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल है। नहीं पढ़े हैं आपने पहले, तो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, आए ख्याल में। तो टिपिकली टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चर्स में ऐड करते जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने मेरे जैसे लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें मैंने एक अटेम्प्ट पहले तक के सारे अमेंडमेंट्स डाल दिए होंगे। तो उसका इसलिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट के एडिशनल पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो मैं 1 जून 23 से लेके 30 नवंबर 23 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, वो ही 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स, न्यू अमेंडमेंट्स हैं जो ऐड हुए हैं। ठीक है। तो वो अगर आप देखोगे तो हार्डली, आई थिंक, 3 ही चैप्टर में है। मतलब आप इंडेक्स देखोगे तो आप डर जाओगे, अरे बाप रे बाप, 12 चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं सर, इतना अमेंडमेंट है। तो नहीं भैया, इतने चैप्टर्स में 6 मंथ्स में अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं जिसमें अमेंडमेंट्स हैं। मतलब बाकी चैप्टर्स में ये जो 6 महीने हैं, 1 जून से लेके 30 नवंबर तक, इसमें कोई भी एडिशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, सब पुराने अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है। तो सबसे मेन अमेंडमेंट है, पहला है एलओडीआर में, फिर म्यूचुअल फंड्स में है, फिर आपका रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स में है, और इंटरमीडियरीज में। 4 ही चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं। उसके अंदर भी 2 ही मेजर अमेंडमेंट्स हैं। एक है एलओडीआर का, छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, हो सकता है एक आध पे आ जाए, मतलब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, क्वेश्चन पूछने लायक एग्जाम में। और दूसरा है कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस वाला। ठीक है, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे लगता है उस पर आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद एज अ टीचर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड में एक ही है, पर उसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आ सकता है, बट हम एक वो जो मेजर अमेंडमेंट है वो पढ़ के जाएंगे। और इंटरमीडिएट में भी न के बराबर अमेंडमेंट्स हैं, कुछ खास एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट नहीं है जिसपे कोई सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है। तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं सिर्फ दिखा दूंगा। मतलब 3 ही अमेंडमेंट्स हैं और उसमें से 2 ही हैं जो हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन वाला जो है वो मैं इसमें कवर करने वाला हूं। बस ये एक ही टॉपिक इस वीडियो में आएगा, और एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा फॉर एलओडीआर, क्योंकि वो एलओडीआर फाइनल के वाले बच्चों के लिए भी रहेगा, ओल्ड न्यू, वो कॉमन टॉपिक है। तो मैं अलग वीडियो उसका डालूंगा एक आध दिन 2 दिन में ही। तो वो फिर आप देख के एलओडीआर का अमेंडमेंट कवर कर सकते हो। अच्छे अमेंडमेंट्स हैं उसमें, छोटे छोटे अच्छे बढ़िया अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो ख्याल में आ गया। तो हम इसमें रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस, ये टॉपिक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक सर्कुलर था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
आ जाओ, लेसन 14, रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस। ठीक है, इसमें ये सब मैं पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मास्टर सर्कुलर डिटेल में ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं पढ़ा चुका हूँ और इस पे क्वेश्चन आ भी गया था उसी अटेम्प्ट में, इसलिए मुझे इस बार भी लग रहा है कि ये जो आया है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये नवंबर 7, 2022 का एक सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, कि ये कैसे कंप्लेंट रिजॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, नया मास्टर सर्कुलर आया है और इसको वो ओवरराइट करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का मास्टर सर्कुलर ही है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर दिस 156 डेटेड 20 सितंबर 2023। ठीक है, तो ये आया है, ये भी अच्छा खासा लंबा है, इसलिए ये एक ही हम पढ़ पाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा खासा डिटेल है, हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि ये कब से अप्लाई हो रहा है, ये एक्चुअली अप्लाई बाद में हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 से ये अप्लाई हो रहा है, जो आपके अमेंडमेंट की डेट के बीच में नहीं आ रहा है, बट क्योंकि ये सितंबर में आ चुका है इसलिए आपके एग्जाम में है, पर रियल लाइफ में अभी अप्लाई हुआ नहीं है। रियल लाइफ में ये 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये दिया है, दिस सर्कुलर शेल रिसाइंड द मास्टर सर्कुलर ऑफ 150 ऑन 7 नवंबर 2022, जो ऊपर पड़ा था, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो जो ऊपर सर्कुलर इसमें मैंने आपको दिखाया था सेम अप्लीकेबल है टिल 31 मार्च 2024, और 1 अप्रैल से ये जो हम पढ़ेंगे अभी ये अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। क्लियर है क्या? तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी। अब ये सर्कुलर क्या कहता है, मेजरली इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला है फ्रेमवर्क, पहला है फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर है एक्शन, ये मतलब अमेंडमेंट नहीं है, ये एक्शन वाला पार्ट सेम है, पहले भी था अभी भी है, और ये आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर के अंदर बुक में है। ठीक है, तो ये एक्शन सेम ही है ऑलमोस्ट, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। और थर्ड पार्ट है जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हल्का सा ऊपर जो हम पढ़ेंगे उसका इंपैक्ट थोड़ा सा उस पर है, बाकी है वो ऑलरेडी सिलेबस में। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट्स में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रो दिया हुआ है कि ये जो पूरा स्कोर्स का मैकेनिज्म है ये किस पे अप्लाई होता है। दिस अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनीज एंड रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स और MII, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म में कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सब दिया है, पुराना हिस्ट्री दिया हुआ है कि अभी तक जो भी चलता था वो सर्कुलर नंबर 150 इशूड ऑन नवंबर 7, 2022 उसके हिसाब से सब चलता था। ठीक है, अब उससे अभी भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मतलब जो चाहिए था सेबी को, जिस इम्पैक्ट सेबी जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना इम्पैक्ट उस प्रोसीजर का नहीं हो रहा था, उतने अच्छे से ग्रीवाइंसेस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो इसको थोड़ा और टाइटन करने का नीड सेबी को फील हुआ है और इस वजह से मास्टर सर्कुलर अपडेट हुआ है। पहले के मुकाबले ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है सेबी का। देखा जाए तो पहले सेबी का कुछ खास इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, और वो सेबी ने पहले से बता दिया था कि ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी की मदद से सेबी बस आपको हेल्प कर रहा है, इसमें सेबी कुछ एक्शन नहीं लेगा, ये पहले से ही क्लियर था। अब थोड़ा सा सेबी इन्वॉल्व हुआ है, अब इसमें सेबी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक डर बनाने के लिए, मतलब पिछला जो पूरा स्ट्रक्चर था उसमें उतना डर बन नहीं पाया कि लोग अपने आप कंप्लेन रिजॉल्व करें, कंपनीज उतने प्रेशर में नहीं आई है अभी भी, तो एक प्रेशर क्रिएट करने का एक कोशिश किया जा रहा है और सेबी इसमें अब इन्वॉल्व हो गया है आई ख्याल में। तो ये थोड़ा और सीरियस हो गया, लोगों को सीरियस करने के लिए ये अब नया मैकेनिज्म बनाया गया, ये थोड़ा ज्यादा सीरियस है, इसमें थोड़ा सेबी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और सेबी को ऐसा लगता है कि अब शायद बेटर ग्रीवाइंसेस रिड्रेस होंगे इस मैकेनिज्म से। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ सेबी का जो प्रेजेंस था वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से था। तो ये सेबी ने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया, मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, दो लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, बस सेबी का काम खत्म। ठीक है, सेबी उसमें डे टू डे कुछ भी देखता नहीं है, उन्होंने बस टेक्नोलॉजी बना के दो लोगों को कनेक्ट करवा दिया और आपस में लड़ते बैठो टेक्नोलॉजी की मदद से। आए ख्याल में? तो कुछ खास सेबी उसमें करता नहीं था। अभी सेबी ने क्या किया है कि अभी सेबी ने बोला कि यार हम अब अपना आदमी बिठाएंगे जो निगरानी करेगा और जो इसमें थोड़ा सा डे टू डे लेवल पे इन्वॉल्व हो जाएगा। सेबी क्योंकि डे टू डे लेवल पे खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो उन्होंने अपने अंडर में एक कंसेप्ट बनाया है जिसका नाम है डेजिग्नेटेड बॉडीज। ठीक है, उन्होंने डेजिग्नेटेड बॉडी का एक दर्जा दिया है कि जो भी चाहे डेजिग्नेटेड बॉडी बन सकता है और वो सेबी जो कहेगा उनको वो करना पड़ेगा और वो उसकी फीस लेंगे। ठीक है, तो एक डेजिग्नेटेड बॉडी अपॉइंट करने के लिए कहा गया है और वो जो है वो कंप्लेंट्स में उनका थोड़ा सा रोल होगा। क्या रोल होगा वही आपको यहां पे समझना है। ठीक है, तो सेबी के अंडर में डेजिग्नेटेड बॉडीज आएंगे। बेसिकली मैं बताऊं तो पुराना अगर आपको मैकेनिज्म पता होगा तो एक रिव्यू पहले अलाउड था। ठीक है, जो इस ऊपर में भी आपको दिखेगा, पिछले सर्कुलर में अगर आप जाओगे तो वन रिव्यू पहले भी था। ठीक है, एक रिव्यू पहले भी मिलता था। अब उन्होंने दो रिव्यू का कंसेप्ट लाया है कि जो भी कंप्लेनेंट है अगर वो अपने कंप्लेंट के रेजोल्यूशन से खुश नहीं है तो वो रिव्यू करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट रिव्यू जो होगा कंप्लेन का, फर्स्ट रिव्यू जो होगा वो ये डेजिग्नेटेड बॉडी करेगा और वो प्रेशर बनाएगा एंटिटी पे कि यार आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दो, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एटीआर है उसको सुधारो क्योंकि वो कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, और आप ऐसा एटीआर बनाओ, उसको रिवाइज करो और ऐसा एटीआर हमको दो जो कंप्लेन को रिजॉल्व करे और जो उसको सेटिस्फाई कर ले। तो फर्स्ट रिव्यू जो है वो डेजिग्नेटेड बॉडी देखेगी। अब अगर डेजिग्नेटेड बॉडी ने सब कर लिया, रिवाइज एटीआर फाइल हो गया, अब उसके बाद भी कंप्लेनेंट अगर खुश नहीं है तो वो सेकंड रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है और सेकंड रिव्यू हैंडल करेगा खुद सेबी। और सेकंड रिव्यू तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक सेबी सेटिस्फाइड नहीं है। कंप्लेनेंट की बात नहीं हो रही है, कंप्लेनेंट तो ठीक है, सेबी को भी यहां पे खुश करना जरूरी है, सेबी को भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि एंटिटी ने कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया है, तभी सेकंड रिव्यू क्लोज होगा। तो ये इन शॉर्ट ऐसा एक सिस्टम इन्होंने बनाया है। अब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि भाई कंप्लेन कब तक फाइल हो सकती है, फिर एंटिटी को कितना समय दिया जाता है फॉर कंप्लेन रेजोल्यूशन, फिर उन्होंने कंप्लेन रिजॉल्व नहीं की, एटीआर फाइल नहीं किया तो फर्स्ट रिव्यू कब फाइल होगा, किसके पास फाइल होगा, कितने समय के अंदर वो रिजॉल्व होगा, फिर अगर वो नहीं हो पाया फिर सेकेंड रिव्यू। ठीक है, यही सब है, प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको इन शॉर्ट यहां पे बताया है और इसका हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे ताकि आपको इजीली वो प्रोसेस ख्याल में रहेगा। आ जाओ, ठीक है, तो ये सब है। अब है डेजिग्नेटेड बॉडी कौन बनेगा, ध्यान दो। तो ये पूरा इतिहास दिया है कि ये सर्कुलर की नीड क्या थी। ठीक है, तो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवाइज द एक्सटेंट, यानी जो अप्लीकेबल सर्कुलर था उसको रिवाइज करना जरूरी था, प्रोसेस फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट एंटिटीज एंड प्रोवाइड फॉर मैकेनिज्म थ्रू विच डेजिग्नेटेड बॉडीज में मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस बाय द एंटिटीज। तो एंटिटीज के ऊपर किसी को बिठा दिया है और उनको नाम दे दिया गया है डेजिग्नेटेड बॉडीज, जो कौन होंगी तो उसको भी डिफाइन किया है। एज पर द सर्कुलर डेजिग्नेटेड बॉडीज शैल इंक्लूड लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी चाहे तो डेजिग्नेटेड बॉडी की तरह रजिस्टर होकर वो काम कर सकती है। मर्चेंट बैंकर्स, बैंकर टू एन इशू, आरईआईटी, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी जिन्होंने इशू कर दी है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिबेंचर ट्रस्टीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स, डीपी, आईए, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्टॉक ब्रोकर्स एंड वॉल्ट मैनेजर्स, इनमें से कोई भी चाहे तो डेजिग्नेटेड बॉडी की तरह रजिस्टर होके जो काम इसमें सेबी आपको कहेगा वो आप कर सकते हैं और आपको इसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये लोग डेजिग्नेटेड बॉडीज बन सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, छोटे छोटे ऐसे
सब क्वेश्चन जैसे बनते हैं ना वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। हु कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड बॉडी। ठीक है, अब है इनका काम क्या है, क्या करना है इनको, ध्यान दो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, designated body shall be responsible for monitoring and handling the grievance redressal for investors against respective entities under their domain as stipulated under schedule। उनका एक दायरा होगा, हर एक पर्सन का एक दायरा होगा, उसके तहत जो भी कंपनीज आती हैं उनके कंप्लेंट्स उनको रिव्यू के लिए आएंगी। ठीक है, और अगर कोई डोमेन में कोई डेजिग्नेटेड बॉडी अपॉइंटेड ही नहीं है तो फिर सेबी बाय डिफॉल्ट उसका डेजिग्नेटेड बॉडी रहेगा। ठीक है, इसका नीचे क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, और फिर सेकंड है सबसे मेन, टेकिंग नॉन एनफोर्समेंट एक्शन। मतलब ये सिर्फ सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए ये कोई खास एक्शन नहीं ले सकते, इनका फॉलो अप, प्रेशर बनाना, माहौल बनाना, थोड़ा सा उनको प्रेशराइज करना कि वो टाइम पे रिस्पॉन्स दें, कंप्लेन को सीरियसली लें, बस ये इनके लिए है। डे टू डे मतलब एक कोई रहेगा तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो इनको नॉन एनफोर्समेंट एक्शंस लेने के लिए ही पावर दिया गया है। जैसे कि क्या, एडवाइजरी दो, ज्ञान बांटो कि भाई क्यों ये कंप्लेन जरूरी है, आप एक लिस्टेड एंटिटी हो, ये वो, आप एडवाइजरी दो कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्यों ये टॉपिक सीरियस है, उनको कितने जल्दी ये सब रिप्लाई करके रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लेटर्स दे दो फॉर नॉन रिड्रेसल, अगर आप रिड्रेसल ही नहीं कर रहे हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए आप क्वेश्चन लेटर दे दो कि यार आप ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पेनल्टी चार्ज हो सकती है, जो हम नीचे पढ़ेंगे एक्शन में। तो आपको उनको क्वेश्चन करना है कि यार आपको पेनल्टी चार्ज हो सकती है, देखो आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो आप जल्दी जल्दी ये कर दो, नहीं तो आपका इतना इतना हर डे का पेनल्टी चालू है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेटर्स आप दे दो एंड रेफरिंग टू द सेबी फॉर एनफोर्समेंट एक्शन। मतलब कोई ढीठ है, सुन ही नहीं रहा है, रेगुलर ऑफेंडर है, बहुत सारे कंप्लेंट्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है और वो अगर एक बड़ा इशू बन गया है तो आपको रेफर करने का भी पावर है कि उनका आप सेबी को डायरेक्ट रेफर कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इसको संभालो। ठीक है, तो ये सारे पावर्स हैं, मतलब प्रोसीजरल पावर्स हैं, कोई खास बड़ा पावर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, फ्रेमवर्क पे आ जाओ। फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड थ्रू स्कोर्स बाय एंटिटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिड्रेसल प्रोसेस बाय द डेजिग्नेटेड बॉडीज। ठीक है, सबसे पहला है सबमिशन ऑफ कंप्लेन एंड हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेन बाय द एंटिटी। इसमें कोई चेंज नहीं, पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा कि जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी जिसको प्रॉब्लम है, उसको पहले एंटिटी के पास जाना है। एंटिटी अगर जवाब नहीं दे रही है, एंटिटी अगर उसको क्लियर नहीं कर रही है, तो वो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन रेज कर सकता है। ठीक है, ये सब सेम है। ऑल एंटिटीज हु आर इन रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु स्कोर शैल रिजॉल्व द कंप्लेन विद इन 21 कैलेंडर डेज। यही चीज पहले 30 डेज थी, 30 डेज को घटा के अब 21 डेज ही एंटिटी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो 21 डेज एंटिटी के पास है, फर्स्ट एक्शन या फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट एंटिटी ही है। कंप्लेनेंट को, शेयर होल्डर को पहले एंटिटी के पास ही जाना है और उनको 21 डेज उनको देना है, 21 कैलेंडर डेज तक का टाइम है एंटिटी के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए। The complaints lodged on scores against any entity will be automatically forwarded to the concerned entity through scores for resolution। ठीक है, डायरेक्टली आप जाते हो तो ठीक, नहीं तो आप स्कोर्स के थ्रू भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, याद आ रहा है ऊपर पिछले सर्कुलर में भी था। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लेंट, स्कोर्स के थ्रू डायरेक्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, मतलब वो वही माना जाएगा कि आप डायरेक्टली गए हो, स्कोर्स के थ्रू नहीं गए हो, वो भी सुविधा सेबी ने दे रखी है। तो ये आपने डायरेक्ट कंप्लेंट पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप स्कोर्स के थ्रू भी अगर जाते हो तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट आप वहां से भी फाइल कर सकते हो और डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली एंटिटी के पास फॉरवर्ड हो जाएगी और वो डायरेक्ट कंप्लेंट ही मानी जाएगी। भले आपने स्कोर्स के थ्रू फाइल किया है, बट स्टिल देयर इज एन ऑप्शन कि आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कि काफी बार होता है ना, ढूंढ नहीं पाते लोग, ढूंढ नहीं पाते, ईमेल आईडी मिलता नहीं है कि भाई कहां कंप्लेन करे, किसको कंप्लेन करे। तो भाई आप वन कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको सेबी ने दिया है, आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आके डायरेक्ट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, द एंटिटी shall resolve the complaint and upload the ATR within 21 calendar days of receipt of complaint। ATR will automatically be routed to the complainant। ठीक है, तो ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट एंटिटी shall be simultaneously, यहां से अब चेंज हो रहा है, अब यहां डेजिग्नेटेड बॉडी आ गया बीच में
कि अब जब भी कंप्लेन फाइल होगी स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे, उसकी एक कॉपी डेजिग्नेटेड बॉडी को भी फॉरवर्ड हो जाएगी, ताकि उसको भी पता रहे कि किसने किसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की है, कब फाइल की है। तो उसको भी एक कॉपी जाएगी ताकि वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। द कंप्लेंट अगेंस्ट एंटिटी शैल बी साइमल्टेनियसली फॉरवर्डेड थ्रू स्कोर्स to the relevant designated body. The designated body shall ensure that the concerned entity submits the ETR within the 21 calendar days. तो अब वो designated body को follow up लेके reminders देके वो करवा लेना है, ये इनका उतना ही काम है। फिर है designated body shall monitor the ETR submitted by the entities under their domain and inform the concerned entity to improve the quality of the grievance redressal wherever required. तो अगर कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा उनको समझाना होगा कि देखो यार, शेयर होल्डर है तो आप हो, शेयर होल्डर है तो आप हो, तो आप ढंग से उनको रिप्लाई करो, उनको समझो, उनकी प्रॉब्लम को समझो और उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली आप सॉल्व करो, एहसान मत करो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए कह सकते हो जहां जहां कंपनीज ढंग से रिप्लाई नहीं कर रही है। सेबी में कॉन्करेंटली मॉनिटर ग्रीवेंस रिड्रेसल बाय एंटिटीज एंड साइमल्टेनियस डेजिग्नेटेड बॉडी, में लिखा है इसलिए, ठीक है। चाहे तो सेबी भी देख सकता है और निगरानी रख सकता है, बट डे टू डे में डेजिग्नेटेड बॉडी को ही सारा काम करना है। तो ये हो गया बेसिक, जो पहले था वैसे ही था, सिर्फ एक कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू द डेजिग्नेटेड बॉडी, ठीक है। और फिर डेजिग्नेटेड बॉडी को वो मॉनिटर करना है कि 21 डेज में रिप्लाई गया कि नहीं गया, नहीं गया तो रिमाइंडर देते रहना है। अब है कि क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला है कंप्लेंट फाइल होगी या तो डायरेक्ट होगी विदाउट स्कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली विदाउट स्कोर्स प्लेटफॉर्म, या एक थ्रू स्कोर्स भी डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप कंप्लेंट फाइल करोगे, ठीक है। उसके बाद 21 डेज कैलेंडर डेज आपके पास होते हैं, कंपनी के पास होते हैं। अब 21 डेज में क्या होगा, या तो एटीआर फाइल हो जाएगा, ठीक है। एटीआर फाइल हुआ कि नहीं, एटीआर फाइल्ड बाय एंटिटी, यस, फाइल कर दिया 21 डेज के अंदर, कंपनी ने रिप्लाई दे दिया, एटीआर अपलोड कर दिया और वो फॉरवर्ड भी हो गया सबको। अब इस एटीआर से हो सकता है कंप्लेनेंट सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो एटीआर मिला, फिर हम सवाल क्या पूछेंगे, कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड, यस, हो गया, पहले इसमें ही वो सेटिस्फाई हो गया, डायरेक्ट कंपनी ने रिप्लाई किया, डायरेक्ट वो हो गया, तो फिर क्लोज द कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन क्लोज हो जाएगी, कंप्लेन रिजोल्व हो गया, कंप्लेन क्लोज हो जाएगा, चैप्टर खत्म। अब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, पहला कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, या कंपनी ने 21 डेज में रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया, तो वो डायरेक्टली डेजिग्नेटेड बॉडी उसको रिव्यू करेगी, ठीक है। यहां टाइमलाइन नहीं दी है कि अगर रिप्लाई नहीं आया तो कितने समय के अंदर डेजिग्नेटेड बॉडी को उसको रिव्यू करना है, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो यहां वो रिव्यू फाइल कर सकता है। अब रिप्लाई नहीं आया तो भी या तो सुओ मोटो डेजिग्नेटेड बॉडी बीच में आ जाएगी, या तो कंप्लेनेंट क्योंकि जवाब ही नहीं आया तो खुद भी डायरेक्टली रिव्यू फाइल कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिव्यू दो केसेस में फाइल हो सकता है, आपको रिप्लाई नहीं आया 21 डेज में, या रिप्लाई आया था पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो एटीआर मिलने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहां से देखो कितने समय के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, 15 कैलेंडर डेज, ठीक है। यहां से अब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो रिव्यू फाइल करेगा ही, ठीक है। काफी लोग चुप बैठ के हार मान के छोड़ भी देते हैं, तो यहां वो भी हो सकता है कि वो रिव्यू नहीं करना चाहता, ठीक है, wants to apply for first review,
ठीक है, वांट्स टू अप्लाई फॉर फर्स्ट रिव्यू। तो पहला है यस, दूसरा है नो। नो है तो कहानी खत्म, ठीक है, कंप्लेन मतलब डिस्पोज ऑफ हो गई, कंप्लेन क्लोज। अब यस अगर कंप्लेन फाइल करना चाहता है तो विद इन 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एटीआर, ठीक है, एटीआर जो कंपनी ने फाइल किया था उसके रिसिप्ट के बाद 15 डेज में आप चाहो तो फर्स्ट रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसको? टू द डेजिग्नेटेड बॉडी। डेजिग्नेटेड बॉडी को स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कंप्लेन का फर्स्ट रिव्यू फाइल करना है, ठीक है। फर्स्ट रिव्यू इन केस कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी बाय द एटीआर और द कंप्लेनेंट डज नॉट चूज टू रिव्यू द कंप्लेन, ठीक है, रिप्लाई मिला ही नहीं तो भी फर्स्ट रिव्यू हो सकता है। कब तक? वो दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एटीआर लिखा है कि एटीआर फाइल हुआ है, एटीआर आपको मिला है, तो वहां से 15 डेज। अरे एटीआर मिला ही नहीं तो 15 डेज ये कैसे अप्लाई होगा? आ रहा है ख्याल में? तो 15 डेज को आप टेक्निकली कैसे अप्लाई कर सकते हो कि जो लास्ट डेट अवेलेबल थी 21 डेज जहां पे खत्म हो जाते हैं, वहां से 15 डेज आप ले सकते हो इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये जो है ना नो कि आपको रिप्लाई नहीं मिला, यहां से भी आप, ठीक है, इसको यहां लेके जा सकते हो, ये यहां, ठीक है, कि 21 डेज जहां एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी ऑफ 21 कैलेंडर डेज, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप चाहो तो रिव्यू के लिए फाइल कर सकते हो, ठीक है, मेरा अजम्पशन है, तो आप कर सकते हो। इन केस कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो या आप रिव्यू नहीं करना चाहते हो तो क्या होगा? कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, ठीक है, कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द स्कोर्स। हाउएवर, इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, कंप्लेनेंट मे रिक्वेस्ट अ रिव्यू of the resolution within 15 calendar days from the date of ATR. In case the complainant has requested the review or the entity has not submitted the ATR, ठीक है, within the 21 calendar days, the concerned designated body shall take cognizance, ठीक है, लिखा ही है, जवाब नहीं मिला है या 15 दिन में कंप्लेन फाइल हुआ है तो डेजिग्नेटेड बॉडी को उसका कॉग्निसेंस लेना है, उसको बीच में आके उसको रिजोल्व करना है, ठीक है। The designated body shall take up the first review of the concerned entity where required. The concerned entity shall submit the ATR to the designated body within the time stipulated by the designated body. अब designated body अपना टाइम देगी, वो कहीं लॉ में लिखा नहीं है, वो 7 डेज 10 डेज 15 डेज जितना चाहे दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो जितना समय डेजिग्नेटेड बॉडी देगी उसके अंदर अब उनको जवाब देना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड बॉडी शैल गिव टाइम to the entity to file revised ATR, ठीक है, इसका रेफरेंस नीचे आता है कि आप रिवाइज ATR फाइल करने के लिए उनको समय दे दो, ठीक है। The designated body may seek clarification on the ATR received for the first review. The concerned entity shall provide clarification to the respective designated body and within such timeline as the body may stipulate. Designated body shall stipulate the timeline in such manner so as to ensure that the designated body submits the revised ATR to the complainant on scores within 10 calendar days of the review sought. मतलब 10 दिन से ज्यादा मतलब टाइम नहीं दे पाएगी, इनडायरेक्टली ये एक लिमिट लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि रिवाइज्ड एटीआर कंप्लेन जब रिव्यू सॉर्ट किया गया है, रिव्यू के लिए जब अप्लाई किया गया है, उसके 10 दिन के अंदर रिवाइज्ड एटीआर फाइल हो जाना चाहिए। मतलब मैक्सिमम टाइम डेजिग्नेटेड बॉडी के पास अवेलेबल है, तो उससे ज्यादा टाइम तो वो दे ही नहीं सकती ना, तो वो 4 5 6 दिन देगी, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी रखेगी, ठीक है। तो इसके आगे है, ठीक है, तो डेजिग्नेटेड बॉडी shall submit the revised ATR within 10 calendar days from the date of review application, ठीक है। रिव्यू के लिए जब आपने अप्लाई किया वहां से 10 कैलेंडर डेज के अंदर डेजिग्नेटेड बॉडी को ATR देना है, और उसके अंदर ही वो टाइम लिमिट होगी जो डेजिग्नेटेड बॉडी
उस एंटिटी को देगी टू रिवाइज द एटीआर, वहां से लेके उसको स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे डालना है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब ये जो एटीआर मिल गया, ठीक है, एटीआर अब यहां पे भी वो 10 डेज में मिला या नहीं मिला ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम पूछेंगे रिसीव्ड द रिवाइज्ड एटीआर, तो आएगा यस और नो। अब रिवाइज एटीआर मिला कंप्लेनेंट को डेजिग्नेटेड बॉडी के थ्रू, तो अब फिर से ये सवाल उठेगा कि अब वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, यस है तो हम पूछेंगे कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है क्या रिप्लाई से। अगर यस तो फिर कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी, कंप्लेंट क्लोज्ड ऑन स्कोर्स। ठीक है, अब अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसके पास एक चॉइस है कि ही कैन अप्लाई फॉर सेकेंड रिव्यू, और वो आएगा टू सेबी। सेबी के पास सेकेंड रिव्यू के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अब अगर एटीआर रिवाइज हुआ, रिवाइज ही नहीं हुआ, 10 कैलेंडर डेज जो था या जो भी टाइम डेजिग्नेटेड बॉडी ने दिया उसके तहत अगर कंपनी ने वो रिवाइज एटीआर फाइल ही नहीं किया, तो भी वो सेकेंड रिव्यू के लिए कॉग्निसेंस लेके सेकेंड रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी सेम है। तो यहां से अब सेकेंड चालू होगा। द कंप्लेनेंट मे सीक सेकेंड रिव्यू विद इन 15 कैलेंडर डेज। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइज एटीआर, विद इन 15 कैलेंडर डेज ऑफ रिवाइज्ड एटीआर। ठीक है, रिवाइज्ड एटीआर के 15 कैलेंडर डेज के अंदर आप सभी को सेकेंड रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एटीआर बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी। इन केस द कंप्लेनेंट इज सेटिस्फाइड तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और या फिर उसको रिव्यू नहीं करना है, वो थक गया फर्स्ट रिव्यू और इतना टाइमलाइन उसको नहीं करना है आगे। ठीक है, द कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। इन केस कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, और द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी हैज नॉट सबमिटेड द एटीआर विद इन द 10 कैलेंडर डेज, सेबी में टेक कॉग्निसेंस। ठीक है, सेम जैसे फर्स्ट रिव्यू में लिखा था। सेबी में टेक अप द रिव्यू विद द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द कंसर्न एंटिटी एंड डेजिग्नेटेड बॉडी। ठीक है, सबको बिठा के वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। कंसर्न एंटिटी और डेजिग्नेटेड बॉडी शैल टेक इमीडिएट एक्शन ऑन द रिसीट ऑफ सेकंड रिव्यू कंप्लेंट फ्रॉम सेबी एंड सबमिट द रिवाइज्ड एटीआर टू सेबी थ्रू स्कोर्स। ठीक है, तो कंसर्न एंटिटी शैल टेक immediate action and submit revised ATR to SEBI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SEBI और designated body may seek clarification, ठीक है, on the ATR submitted by the concerned entity for SEBI review complaint. The concerned entity shall provide clarification, ठीक है, wherever sought within such timeline as may be specified। अब ध्यान देना, सेकेंड वाला कब क्लोज होगा? The second review complaint shall be treated as resolved or disposed or closed only when SEBI disposes or closes the complaint in course। मतलब यहां SEBI को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, तो ये लिख दो यहां, सेकेंड रिव्यू shall be closed or disposed only when SEBI closes। मतलब यहां कंप्लेनेंट क्लोज नहीं कर सकता है, यहां पे SEBI के पास पावर है। ठीक है, SEBI closes or disposes the complaint। SEBI should be satisfied। ठीक है, SEBI को सेटिस्फाई यहां पे करना जरूरी है कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और खुद से भी एक आप फ्लो बना के देख लो तो आपको अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। तो ये मैं लिखने के लिए आपको दे नहीं सकता क्योंकि काफी लंबा है, आप एक खुद से तो एक बार पढ़ोगे ही।
तो खुद से एक बार पढ़ोगे तो खुद भी आप बना सकते हो पढ़ते पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा आपका फ्लो रहेगा। 21 डेज एटीआर फाइल हो गया और कंप्लेनेंट सेटिस्फाई हो गया तो क्लोज हो जाएगा। अगर जवाब ही नहीं आया या जवाब आया आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 15 कैलेंडर डेज में कंप्लेन मतलब फर्स्ट रिव्यू कर सकते हो, फर्स्ट रिव्यू आप फाइल कर सकते हो टू द डेजिग्नेटेड बॉडी। फिर डेजिग्नेटेड बॉडी को अब रिवाइज्ड एटीआर सबमिट करना होता है स्कोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर विद इन 10 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिव्यू सॉर्ट, ठीक है। तो फिर एटीआर फाइल हुआ नहीं हुआ तो सेकेंड रिव्यू वहां से चालू हो जाएगा। और अगर फाइल हुआ तो हम देखेंगे कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, हो गया तो क्लोज हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो चाहे तो फिर से 15 कैलेंडर डेज के अंदर सेकेंड रिव्यू सेबी के लिए अप्लाई कर सकता है टू स्कोर्स और फिर सेम सेबी उसको क्लोज करेगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो, ठीक है। तो ये पूरा आपका फ्लो है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब है एक सर्कुलर का रेफरेंस है, ये ऑलरेडी सिलेबस में है, एक्शन फॉर फेलियर टू रिड्रेस द इन्वेस्टर कंप्लेंट्स बाय द लिस्टेड कंपनी। कि लिस्टेड कंपनी अगर ग्रीवाइंसेस रिड्रेसल न करे तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, ठीक है। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके तहत क्या पावर्स होते हैं। द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो भी आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है, शैल लेवी अ फाइन ऑफ 1000 पर डे पर कंप्लेन। एक कंप्लेन का एक दिन का 1000 रुपए का फाइन लेवी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पावर है ऑन द लिस्टेड कंपनी फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन रेड विद द सेबी सर्कुलर जो उन्होंने इसके बारे में इशू किया हुआ है। तो सर्कुलर से और रेगुलेशन से पावर उठा के 1000 रुपए पर डे पर कंप्लेन का फाइन लेवी किया जा सकता है। अब अगर ये अब कितने दिन के अंदर ये भरना पड़ता है, 15 दिन, ठीक है। तो आपको एक नोटिस, फाइन का एक नोटिस इशू करके कंपनी को देना होता है। द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू द नोटिस इंटीमेटिंग द लिस्टेड कंपनी अबाउट द लेवी ऑफ फाइन्स विच while also directing it to submit the ATR on the pending complaint। ऐसा नहीं कि फाइन भर दो तो कंप्लेन आप रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, माफ नहीं हो जाता, वो माफ नहीं है कि पैसा भर दो अब ये मत करो, ऐसा नहीं है। कंप्लेन तो रिजॉल्व करनी ही है, जितना लेट करोगे उतना फाइन बढ़ते जाएगा और तब तक लगते रहेगा जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है। तो 15 डेज के अंदर फाइन भरने के लिए कहा जाएगा और एएसएपी कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अब अगर कंपनी ने 15 दिन के अंदर न कंप्लेन रिजॉल्व किया न फाइन भरा तो क्या होगा, ठीक है। इन केस लिस्टेड एंटिटी फेल्स टू एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड और, ठीक है, दोनों काम नहीं किए या दोनों में से एक काम नहीं किया तो भी आपके खिलाफ एक्शन होगी। 15 दिन के अंदर आपको दोनों काम करने हैं, कंप्लेन भी रिजॉल्व करनी है और आपको फाइन भी भरना है। दोनों या दोनों में से एक काम भी नहीं किया तो आगे क्या होगा, ठीक है। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस कंसर्न डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू नोटिसेस टू द प्रमोटर। तो ये पूरे सर्कुलर में प्रमोटर को पकड़ा गया है कि प्रमोटर पे एक्शन लेंगे, उस पे प्रेशर बनाएंगे तो वो करवा लेगा, ठीक है। तो प्रमोटर्स को नोटिस जाएगी और उनको पेंडिंग कंप्लेन रिजॉल्व करके पेनल्टीज भरने के लिए 10 दिन एडिशनल दिए जाएंगे, ठीक है। प्रमोटर को आप एडिशनल 10 डेज दो रिजॉल्व करने के लिए और फाइन भरने के लिए। अब अगर फिर भी प्रमोटर ने फाइल नहीं किया तो फिर डायरेक्टली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डिपॉजिटरीज को एक नोटिफिकेशन देगा, नोटिस देगा कि आप जो प्रमोटर हैं उसके पूरे शेयर्स को फ्रीज कर दो। फ्रीज करने का पावर है स्टॉक एक्सचेंज प्रमोटर्स की जितनी भी होल्डिंग है उस लिस्टेड कंपनी में और प्रमोटर के जो भी अदर शेयर्स होंगे डीमैट में, प्रमोटर्स अदर कंपनीज में भी होल्ड कर सकते हैं शेयर्स, तो प्रमोटर्स के डीमैट में जितने भी शेयर्स होंगे उस कंपनी के जिसमें आप लिस्टेड हो, आप प्रमोटर हो, उसके शेयर्स तो आपके पास होंगे ही ना, आप प्रमोटर हो, वो तो फ्रीज होंगे ही। दूसरे कंपनीज के भी जो उस प्रमोटर के पास किसी और कंपनीज के शेयर्स होंगे वो भी फ्रीज हो जाएंगे, टोटल फ्रीज, पूरा डीमैट फ्रीज, ठीक है। shall freeze the entire shareholding of the promoters in such listed entity as well as all the other securities held in the डीमैट अकाउंट। मतलब इंसान को सजा दी जा रही है, इंसान को सजा दी जा रही है और पूरे डीमैट में जितने भी शेयर्स होंगे सब फ्रीज हो जाएंगे। तो इससे और प्रेशर बनेगा कि वो अब कंप्लेन को रिजॉल्व करेगा, ठीक है।
फिर भी नहीं किया तो फिर स्टॉक एक्सचेंज अदर एक्शंस भी ले सकती है कंपनी के खिलाफ, कि प्रमोटर के खिलाफ तो आपने ले लिया, फ्रीज कर दिया, सब कर दिया, अब और क्या करोगे, तो अब आप कंपनी के खिलाफ लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपके पावर्स हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब कौन से कंप्लेन्स हैं जो ये 1000 रुपए के फाइन में आएंगे और ये जो भी हम कर रहे हैं कौन से कंप्लेन के अगेंस्ट, तो सिर्फ ये ही कंप्लेन्स हैं, इसी टॉपिक पे कंप्लेन होंगे तो ही ये पूरा सर्कुलर का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सारे लगभग इसमें है। ठीक है, कि भाई आपने शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया, अनाउंस करने के बाद दिया नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद दिया नहीं। ठीक है, उन्होंने एड्रेस या सिग्नेचर अपडेट करने के लिए कहा तो आपने नहीं किया। ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मांगा, आपने नहीं दिया। डिले हुआ इंटरेस्ट डिविडेंड पे करने में, डिलेड डिविडेंड पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, वो आप नहीं दे रहे। इंटरेस्ट ऑन डिले ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटीज, रिडम्पशन में डिले हुआ तो डिले का इंटरेस्ट आप नहीं दे रहे, रिफंड पे डिले नहीं दे रहे, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे। ठीक है, पब्लिक इशू का रिफंड है तो रिफंडेबल है तो आप दे नहीं रहे, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर करने के बाद जो ट्रांसफरी को शेयर्स मिलते हैं वो मिले ही नहीं। ठीक है, ट्रांसमिशन में शेयर्स नहीं मिले, तो ये सब प्रॉब्लम्स के जो कंप्लेन्स हैं उन पे ये एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप 4-5 चीजें ख्याल में रख लो, इजी वाले। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जनरल प्रोविजंस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो। जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिट्रेसल, कि भाई पहले एंटिटी को अप्रोच करना होता है। ठीक है, थ्रू स्कोर्स जाओ या डायरेक्ट जाओ, पर पहले एंटिटी को वो 21 कैलेंडर डेज देना जरूरी होता है। तो वो कुछ ऐसे जेनरिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। द इन्वेस्टर शेल फर्स्ट टेक अप देयर ग्रीवेंसेस विद द एंटिटी कंसर्न थ्रू देयर डेजिग्नेटेड पर्सन्स और ऑफिशियल्स हु हैंडल द इश्यूज एंड रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, तो पहला लाइन ऑफ एक्शन हमेशा विद द एंटिटी होना चाहिए। फिर अगर आप स्कोर्स में आ रहे हो तो कैसे कंप्लेन फाइल करोगे, तो वो दिया हुआ है कि स्कोर्स का जो ये है वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है scores.gov.in, उसमें इन्वेस्टर कॉर्नर में जाना है और उसके अंदर रजिस्टर में आपको जाना है, सारी डिटेल्स भरनी है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और उस पर आ जाएगा। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है, क्या क्या, नेम, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और ठीक है आपकी बेसिक डिटेल्स, और फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा और आपने रजिस्टर कर लिया है, इसका एक कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। फिर है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम और आपका कंप्लेन फाइल करना, इसमें कितना गैप होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं 1 ईयर। पहले 3 इयर्स था, कम करके 1 ईयर हो चुका है और वो अभी भी 1 ईयर ही है, कि जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है, जो आपका प्रॉब्लम है और जब आप कंप्लेन फाइल कर रहे हो, इसकी जो गैप है वो मैक्सिमम 1 ईयर ही हो सकती है। सर वो 21 कैलेंडर डेज क्या था, वो कंपनी का टाइम है, ये कंप्लेनेंट का टाइम है, कि कंप्लेन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और कंप्लेन फाइल करने में 1 ईयर का गैप मैक्सिमम हो सकता है। 1 साल से ज्यादा पुरानी चीज का कंप्लेन आप अभी फाइल नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो 1 ईयर तक, विद इन 1 ईयर होना चाहिए। In order to enhance A's speed, accuracy in the redressal of grievances, investor may lodge the complaint against the entity on the scores within a period of 1 year from the date of occurrence of the cause of action. ठीक है, cause of action के 1 ईयर के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। नंबर 1, where the complainant has approached the entity, ठीक है, ऑलरेडी 21 डेज दिया है, एंटिटी के पास वो जा चुका है, तो उसके बाद वो स्कोर्स पे आ सकता है। And the entity has rejected the complaint or the complainant has not received any communication, या मिला है पर वो satisfied नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हो चुका होना चाहिए स्कोर्स में आने के पहले। फिर है if any complaint filed on scores beyond the limitation period, 1 ईयर हो चुका है, आप बहुत लेट कंप्लेन फाइल कर रहे हो, तो सेबी आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेबी में रिजेक्ट सच कंप्लेंट्स। अब कौन से टॉपिक्स हैं जिसके अगेंस्ट आप स्कोर्स में नहीं आ सकते, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनके खिलाफ स्कोर्स के थ्रू आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है,
इसमें मैं कुछ टॉपिक्स कट कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? नहीं तो आप पूरा ही छोड़ दोगे। बच्चे का क्या है ना, बच्चा बच्चा है, स्टूडेंट्स को हम बच्चा ऐसे ही नहीं कहते, उनका बिहेवियर भी बच्चों जैसा होता है। आधे पेज में वो एक दो तीन चीजें नहीं आई ना, फिर पूरा उनको टफ लगता है। वायरस या कैंसर की तरह वो जो प्रॉब्लम है वो फैल जाता है और पूरा पूरा टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसा न हो इसलिए कुछ चीजें मैं कट करवा रहा हूं, ताकि बची हुई चीज जो आपको इजी लगेगी एटलीस्ट आप उतना तो कवर करके जाओ। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन कट करूंगा। ठीक है, अभी इतना ही कट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो विच टाइप ऑफ कंप्लेन्स शेल नॉट बी डेल्ट विथ थ्रू स्कोर्स। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ये सर्कुलर बेस्ड है। नंबर 1, कोई भी कंपनी अगर अनलिस्टेड है या डीलिस्ट हो चुकी है, ठीक है, या जो मैंने एक बार बताया था आपको, लेक्चर बायस को बताया हुआ है, डिसेमिनेशन बोर्ड पे अगर आप हो, आप एकमात्र एक ही रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, फिर वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया और आप एक ही पे लिस्टेड थे, तो फिर आपको टेम्पररीली डिसेमिनेशन बोर्ड ऑफ अनदर स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट किया गया टेम्पररी। तो वो सब मैं बता चुका हूं, उसका सर्कुलर भी था। ठीक है, या वो आपको फाइनल में आएगा। ठीक है, मुझे मतलब याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया है, अब वो एग्जीक्यूटिव में था या फाइनल में था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट ये आता है कंसेप्ट, शायद मैंने बताया होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस डिसेमिनेशन बोर्ड आप ख्याल में रखो, टेम्पररी वो एक सेपरेट बनाया गया है ऐसे कंपनीज के लिए जो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे पर वो रीजनल थे, और वो कंपनी एकमात्र उसी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे थी जो कि बंद हो गया। स्टॉक एक्सचेंज भी बंद हो गया तो वो लिस्टेड कंपनी भी क्या करेगी, किसी की कोई गलती नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज जब बंद होता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाए गए, तो ये उसका पार्ट है। तो आप यहां पहला पॉइंट में ध्यान रखो, डीलिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी। भाई कंपनी अगर लिस्टेड ही नहीं है या डीलिस्ट हो चुकी है तो उसके खिलाफ आप कैसे सेबी के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, सेबी के दायरे में नहीं है वो। सेकंड है, किसी का कोर्ट में केस पेंडिंग है या वो ओडीआर मैकेनिज्म में गए हैं, ठीक है, या वो दो है, तो कहीं और अगर आप जा चुके हो, आप कोर्ट में जा चुके हो, आप आर्बिट्रेशन यानी ओडीआर मैकेनिज्म में जा चुके हो, तो फिर आप स्कोर्स में क्यों आ रहे हो? मतलब पैरेलल मल्टीपल काम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो एट अ टाइम एक ही अलाउड है। भाई या तो आप स्कोर्स करो, स्कोर्स अगर कर रहे हो तो फिर आप ओडीआर में नहीं जा सकते, आप कोर्ट में या अदर नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हो तो आपका स्कोर्स का कंप्लेंट बंद किया जाएगा। एक साथ दो दो रेमेडी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कम कोर्ट में आपने केस कर दिया है तो चुपचाप कोर्ट में जाओ ना, अब स्कोर्स में क्यों आ रहे हो? ठीक है, तो आप स्कोर्स में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। आपने ओडीआर मैकेनिज्म का अगर रास्ता लिया है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन जो नया मैकेनिज्म आया है, तो फिर आप स्कोर्स में नहीं आ सकते। ठीक है, फिर अगर आप कोई और रेगुलेटरी बॉडी के दायरे में आते हो, कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, कंपटीशन कमीशन, तो वो टॉपिक्स के कंप्लेंट्स वहीं भेजना है, वो सेबी के पास उसके लिए नहीं आना है। ठीक है, वो उनका दायरा ही नहीं है, मतलब सेबी का दायरा ही नहीं है, वो उन रेगुलेटर्स के दायरे में आता है। फिर अगर आप आईबीसी में हो, कंपनी आईबीसी में चली गई है, तो फिर वो आईबीसी के दायरे में है, अब आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बंद हो रही है और वो आईबीसी में जा चुकी है। फिर किसी कंपनी का नाम ही स्ट्रक ऑफ कर दिया है आरओसी ने, या वैनिशिंग कंपनी है, तो वो भी बंद होने वाली है या बंद हो चुकी है, स्ट्रक ऑफ हो चुकी है, तो उनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और फिर है कोई कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो चुकी है या हो रही है, उस प्रोसेस में है, तो ये आईबीसी टाइप ही पॉइंट है। ठीक है, लिक्विडेट हो चुकी है या होने का प्रोसेस चालू हो गया है, तो उनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और कोई अगर वायोलेशन वाली बातें हैं, आप सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप वायोलेशंस बता रहे हो, मार्केट इंटेलिजेंस टाइप आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो सब स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे आप नहीं दे सकते। यहां सिर्फ जेन्युइन कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस या खबरें नहीं दी जा सकती। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या चाहता हूं, सिंपल सिंपल 4-5 पॉइंट निकाल लो। ठीक है भाई, लिक्विडेटेड कंपनी और अंडर लिक्विडेशन, स्ट्रक ऑफ और वैनिशिंग कंपनीज, फिर आपका अनलिस्टेड और डीलिस्टेड कंपनीज, फिर जो दूसरे रेगुलेटर्स के दायरे में आते हैं, परव्यू ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, फिर है जो आईबीसी में जा चुकी हैं। बस 4-5 ऐसा याद आ गया, खत्म, मार्क्स मिल गए, इससे ज्यादा प्रेशर मत लो। फिर है कि अगर कहीं डीबी नहीं है, डेजिग्नेटेड बॉडी किसी एक डोमेन में नहीं है, तो वहां
सेबी खुद हैंडल करेगा फर्स्ट रिव्यू, सेकेंड रिव्यू तो खुद ही करता है, फर्स्ट रिव्यू भी सेबी हैंडल करेगा। फिर जब भी आप डिससैटिस्फाइड हो और आप रिव्यू कर रहे हो तो आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। कंप्लेनेंट के ऊपर ये प्रेशर डाला गया है कि आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो वो बताओ, तभी तो हम समझेंगे ना कि आपको सेटिस्फाई कैसे करना है भाई। ठीक है, तो सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ऐसा बोल के नहीं होगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द कंप्लेनेंट इन इवेंट ऑफ बीइंग डिससैटिस्फाइड शैल गिव रीजंस फॉर नॉट बीइंग डिससैटिस्फाइड विद द एटीआर एंड गिव क्लियर रीजंस फॉर द रिव्यू एट एनी स्टेज। ठीक है, फिर से रीट्रेट कर रहे हैं सेबी कि स्कोर्स सिर्फ एक फैसिलिटेटिव प्लेटफॉर्म है, ये कोर्ट की तरह नहीं है, ये उतना सीरियस नहीं है, ये प्रोसीजरल हेल्प है जो सेबी कर रहा है। ठीक है, फिर याद दिलाया गया है कि स्कोर्स एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास और भी रास्ते हैं, रेमेडीज हैं। आप जाके सिविल कोर्ट्स में जा सकते हो, आप कंज्यूमर फोरम्स में जा सकते हो, आप ओडीआर मैकेनिज्म में जा सकते हो, आपके पास और भी रेवेन्यूज हैं, आप वहां भी एवेन्यूज पे जा सकते हो। पर आप साइमल्टेनियसली दो काम नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, ओडीआर में जा रहे हो या कंज्यूमर फोरम में जा रहे हो तो आपका ये जो कंप्लेन है ये क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, in cases where investors raise issues which require adjudication of any third party rights on questions of law or fact or which are in nature of list between parties, यानी जो कोर्ट में जाना चाहिए ऐसे टॉपिक्स हैं, or the investors are not satisfied with the disposal on scores post the SEBI review, they may seek appropriate remedies through ODR यानी arbitration and conciliation, and in addition the investors have the option to approach legal forums including civil courts and कंज्यूमर फोरम एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो तो दरवाजे आपके पास हमेशा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच ओडीआर मैकेनिज्म और अदर एप्रोप्रिएट सिविल रेमेडीज एट एनी पॉइंट इन टाइम इन केस कंप्लेनेंट ऑप्ट्स फॉर ओडीआर और अदर सिविल रेमेडीज व्हाइल द कंप्लेंट इज स्टिल पेंडिंग ऑन द स्कोर्स, द कंप्लेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन स्कोर्स। ठीक है, स्कोर्स पे उसको बंद कर दिया जाएगा, आप दो रेमेडीज एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरा आपका सर्कुलर था, 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बच्चे को ये मिनिमम कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट में इतना ही है, अच्छे से वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक बार बस सिर्फ पढ़ लेना, ख्याल में आ जाएगा आपको। काफी सिंपल लैंग्वेज है और बस आपको थोड़ा डेज और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप क्या है थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पार्ट में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में मैं एलओडीआर के मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा और फिर थोड़ा बहुत जो म्यूचुअल फंड्स और थोड़ा बहुत जो है थोड़े वो भी मैं उसी में कवर कर लूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम एलओडीआर के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे।